वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस विल। जैसा कि हम लोग कर रहे थे मैथ प्रैक्टिस सेट, और मैथ प्रैक्टिस सेट आज हम लोग का रहेगा 30 नंबर। इससे पहले हम लोग 12 सेट को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक 12 सेट तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर इसी चैनल में क्या है कि आपका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप क्या कर सकते हैं 1 से लेके 12 तक डायरेक्टली आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। और अभी हम लोग मैथ सेट में प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वही क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पहला लॉजिक हमारा क्या है कि आगामी ग्रुप डी का एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे कुछ इसी पैटर्न में रहने वाला है। तो देखेंगे कि हमारा जो मैथ का प्रश्न ग्रुप डी में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 25 प्रश्न हमारे क्या है कि मैथ का है, और रीजनिंग का हमारा 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन हमारा साइंस का है, और बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन बचता है वो मात्र जीके और क्या है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस करंट अफेयर का भी हमारा इस चैनल पर क्या हो रहा है कि क्लासेस लगातार चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन में जो हम लोग का आज का पहला सवाल हमारा क्या है, यानी कि 2025 एनटीपीसी में पूछा गया था। कहता क्या है कि अरुण ने कुछ पेंसिलें 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदी और उसने उन्हें 18 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा। अब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए कहने का मतलब है कि 12 पेंसिल, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 पेंसिल का जो हमारा सीपी होगा, 12 पेंसिल का सीपी जो होगा वो कितना दिया हुआ है 180 रुपया। ठीक, अब कहता है कि प्रति हम 18 प्रति पेंसिल की दर से बेचते हैं। तो पहले इसको आप यूनिट, एक पेंसिल का 18 रुपया दिया हुआ है, तो 12 पेंसिल का हमारा जो एसपी होगा वो कितना होगा, एक पेंसिल का 18 है तो 12 पेंसिल का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 216। अब आप देखिए कि हमारा सीपी था 180 और एसपी हो गया 216। इसका मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हुआ भाई, तो 216 माइनस 180, तो प्रॉफिट हमारा हो जा रहा है 36 रुपया। अब हम इसको परसेंटेज में निकालना है, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा नीचे हो जाएगा, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इसको काट देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1010 कैंसिल होगा, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। अभी हमारा हो जाएगा 20% सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 245 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। अब आपका देखिए कि एक संख्या, दो संख्याओं का योगफल हमारा कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, और फिर एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 245 दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलसीएम हमारा 245 दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि एलसीएम जो कोई भी दो संख्या से एलसीएम निकलता है तो वही संख्या से क्या होगा कि डिवाइड होगा। सबसे पहले आप इसको हम लोग क्या बनाने का कोशिश करेंगे बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन में वैसा ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसको ऐड करने से 84 आता है, और फिर वो जो संख्या है, ये जो एलसीएम हमारा है उसको क्या कर सकता है टोटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम ऑप्शन हमारे पास है 49 और 35, यानी कि 49 और 35। अब 49 और 35 को पहला कंडीशन में ले जाइए। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 84, यानी कि जोड़ने से तो हमारा 84 होता है। क्या 49 से डिवाइड करने पे 245 कट जाएगा? यदि ऐसा कट जाता है तो फिर देखते हैं कि 49 से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारा देखेंगे कि हमारा 5 टाइम्स में 245 आ जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 35 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 35 से डिवाइड होने के बाद 7 बार में 245 आ जाता है। इसका मतलब 49 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 35 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब भाग चला जा रहा है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है और दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, पाइप और सिस्टर्न से है। कहता है कि पाइप पी किसी टैंक को 2/9 भाग 20 घंटे में भर सकता है।
फिर कहता है कि पाइप क्यू जो है टैंक के 2/5 भाग को 18 घंटे में भर सकता है, यानी कि दोनों भरने का काम कर रहा है, इसका मतलब प्लस में जाएगा। अब कहता है कि पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। कितना घंटा रखा जाता है? 3 घंटा। फिर कहता है दोनों नल को बंद कर दिया जाता है और फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि पहले पी और क्यू को खोला जाता है तो पहले भरने का काम करता है और फिर इन दोनों को बंद कर देता है, और बंद करने के बाद आर एक्स्ट्रा नल जो लगा हुआ है उसको क्या करता है? चालू कर देता है। अब कहता है कि पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, ये हमारा सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी एक टंकी नल है, वो कितने घंटे में भरेगी? तो टोटल हमारा 20 घंटा का समय लगता है, लेकिन वो कितना भरता है? 2/9 भाग। तो क्या कीजिए? पलट दीजिए, यानी कि 9/2 इसका क्या हो जाएगा? इफिशियंसी निकालने में 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तब यहां से हम निकालेंगे तो 2 1 2, तो 9 9 ट्रेंजा कितना हो जाएगा? 90, यानी कि इसका हमारा जो है वो 90 टोटल निकल रहा है। फिर हमारा देखेंगे क्यू का, हम देखेंगे तो क्यू हमारा है 18 घंटे में कितना भाग भरता है? 2/5। तब इसको क्या करेंगे कि 5/2 कर देंगे। अब यहाँ से 2 9 18 हो जाएगा, तो 9 5 45 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने से हमारा 90 आएगा। अब 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक का एफिशिएंसी हो जाएगा, एक का क्षमता हो जाएगा, यानी पी की क्षमता कितनी है? 1 है, और Q की क्षमता 45 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका क्षमता P का क्षमता 1 है और Q की क्षमता कितनी है? 2 है। अब आप सोचिए कि P और Q दोनों मिलकर कितनी की क्षमता लगाएगी? तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 3 की क्षमता लगाएगी, 3 की क्षमता। अब कहता है कि इसको कितने घंटे तक खोला जाता है? तो 3 घंटा। तो 3 घंटा में टोटल कितना एफिशिएंसी हो जाएगा? 9 का क्षमता हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोचिए कि ये हमारा 9 की एफिशिएंसी लगा दिया। अब फिर कहता है कि ये दोनों नल को बंद कर दिया गया, अब आर नल को खोला जाता है। तो आर नल खोला जाएगा तो वो कितना का एफिशिएंसी से इसको खाली करेगा? ये 9 की क्षमता है और इसको क्या कर देना है आपको? 4 घंटे में खाली करता है तो 4 से डिवाइड कर देना, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो आर की क्षमता हमें पता चल गया कितना हो, माइनस में 9/4 हो जाएगा, ये इसका क्षमता निकला। अब तीनों नल को एक साथ खोलना है भाई, तो कहने का मतलब आप इसको इधर बनाते हैं, P + Q और R को एक साथ हम खोलेंगे तो टोटल हमारा काम, यानी कि टोटल हमारा मान लीजिए कि 90 लीटर पानी है, तो ये कितना कितना एफिशिएंसी लगाएगा? तो पहला तो हमारा एफिशिएंसी लगाएगा 1 और 2, यानी कि 3 का एफिशिएंसी लगा ही चुका है, और यहाँ से खाली करने का 9/4 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, तो 90 और बटा में हो जाएगा 3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90, है ना, और यहाँ से हो जाएगा 4/3। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 0। अब यहाँ से 4 तिया 12, यानी कि 120 घंटा में क्या होगा कि जब तीनों नल को हम खोलेंगे तो 120 घंटे में क्या होगा? नल यानी कि टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 16,362 है। यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष क्या होती है कि 50% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि 16,362 तो हमारा है ये है, तो सबसे पहले 25% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 125/100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से करेंगे 60% बढ़ रहा है, यानी कि 160/100 बढ़ जाएगा। उसके बाद 50% घट जा रहा है, यानी कि 50 रह जाएगा, तो 50/100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको काटने का कोशिश करिए कि कैसे कटेगा। सबसे पहले 0 0 काटिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए कैसे कटेगा। अब 25 से काटेंगे तो 25 का टेबल आप पढ़िए कि 25 का टेबल में कितने बार में 125 आता। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 125, 25 चौका 100। फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है। अब आप यहाँ से काटेंगे तो कितना से कटेगा? फिर इसको 5 से काटिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 0। फिर 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20 और ये 5 और ये 5 कैंसल।
अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर मेरा कितना आएगा 16,362। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीसरा साल भी उतना ही जनसंख्या रहेगा जो 3 साल पहले था। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% व्यापारिक छूट के साथ 4,300 में प्राप्त होती है, यानी कि बेची जाती है, मिलती है। छूट की राशि कितनी है ये आपको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको छूट का राशि कितना प्राप्त हुआ है वही आपको निकालना है। तो छूट आपको मिल रहा है 4300 में कितना प्रतिशत, तो 12, तो 12/100 हो जाएगा, 10101010 कट गया। अब 43 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 516, यही आपको छूट मिला है, यानी कि डिस्काउंट आपको कितना मिला है 516। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ 6 नंबर का एक नया पैटर्न का सवाल पूछा है, और पैटर्न हमारा क्या है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है कि एक टीवी की सूची कीमत यानी कि अंकित मूल्य हमारा 80,000 है। सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी यानी एमपी मार्क प्राइस। ग्राहक या तो 28% की एकल छूट का या फिर 20% या 10% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठा सकता है। कौन सा छूट विकल्प बेहतर है और मौद्रिक अंतर कितना है ये आपको बताना है। मतलब देखिए एक कस्टमर को दो तरह का ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्टली आप 28% का छूट ले लीजिए डायरेक्टली, है ना। दूसरा पार्ट में कहता है कि पहला पार्ट में तो आपको है कि पहला आपको ऑफर दे रहा है कि 28% का छूट लीजिए और सामान को ले जाइए। दूसरे ऑफर में क्या कहता है कि आप दो क्रमिक छूट लीजिए, पहले आप 20% का छूट लीजिए और फिर बाद में 10% का छूट लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 20% का छूट लेगा तो किसमें हमारा बेनिफिट होगा, पहला ऑप्शन में कि दूसरा में। पहला कंडीशन में फायदा लेगा कि दूसरा कंडीशन में ज्यादा फायदा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 20% तो -20 और माइनस में 10, और यहाँ फॉर्मूला हमारा होता है कि 20 गुने 10 और बटा में 100। अब ये एकल छूट में निकल जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 30 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से 10 कंप्लीट हो गया तो 2 हो गया। अब आया कितना -28, यानी कि 28% का छूट इसमें भी प्राप्त हो रहा है और इसमें भी 28%। तो कोई भी ऑप्शन में वो जा सकता है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और दोनों का अंतर देखेंगे तो इसमें भी 28% हो रहा है और इसमें भी 28% हो रहा है, तो अंतर हमारा कितना हो जा रहा है 0 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दोनों छूट एक समान है और अंतर हमारा 0 का है, कोई डिफरेंसेस नहीं हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों को माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने का प्रोसेस क्या होता है कि आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ये आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में क्या करना होगा, लिखना होगा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे तो सबसे छोटा हमारा कौन है 15 है, 15 के बाद हमारा कौन है 24 है, 24 के बाद देखेंगे तो 30 है, 30 के बाद 39 है, 39 के बाद 40 है, 40 के बाद 57 है, 57 के बाद 78 है, 78 के बाद देखेंगे तो 80 है, 80 के बाद 82 है, 82 के बाद फिर से एक 82 है, फिर हमारा 97 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n की संख्या कितनी है, तो n हमारा कितना है, n हमारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल संख्या को बोला जाता है n। तो आप देखेंगे कि काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n हमारा 11 है। तो माध्यिका हमारा क्या होगा, माध्यिका जो होगा n+1 वां टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा n+1/2 वां पद, क्योंकि ऐसा ओड है। जब ओड रहता है तो आपका फॉर्मूला माध्यिका का क्या हो जाएगा n+1/2 वां पद। अब n यहाँ पर 11 है, 11 + 1/2 तो कितना होगा 12, और 12/2 मतलब छठा पद। छठा पद हमारा जो होगा वो माध्यिका होगा। तो अब काउंटिंग करिए 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हमारा क्या आ रहा है 57 आ रहा है, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि प्रथम 166 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको बताना है कि 166 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी सम संख्या का, है ना, इसको लिख लीजिएगा कि प्रथम n सम संख्या का औसत हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n+1 होता है। ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ देखिए n हमारा कितना दिया हुआ है, 166 दिया है, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, औसत हमारा कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 166 और प्लस में 1, एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 167। कितना आसान आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो जानता है वो बना पाएगा, और नहीं तो फिर क्वेश्चन को सोचेगा कि भाई 166 सम संख्या है तो हम एक एक करके लिखते जाएंगे 166 तक, है ना, सम संख्या को लिखेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, फिर उतना घटाएं, डिवाइड करेंगे, तब हमारा औसत निकलेगा। तो वैसे करते रहेंगे तो एग्जाम आपका पार हो जाएगा और क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन होगा कि तुक्का लगाएंगे, तो तुक्का हम कैसे लगा सकते हैं, मैथ में तुक्का लगाना सही नहीं रहता है। देखिएगा, तो ये तो हमारा सम संख्या का पूछा है, तो भाई कभी विषम संख्या भी पूछ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्या का औसत निकालने के लिए होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n²/n, यानी कि n हो जाएगा। डायरेक्टली जो दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा है 38/83, दूसरा हमारा है 47/67, तीसरा है हमारा 35/77 और डी में हमारा है 50/62। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए ना कि ऊपर और यहाँ पर सब देखेंगे कि हमारा ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि ऊपर में छोटा होता है नीचे बड़ा होता है। तब आप सब देखेंगे कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या कीजिए, सबका डिफरेंस निकालिए। तो इसका डिफरेंस हमारा कितना होगा, इसका डिफरेंस हमारा 38 और 83 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। ठीक, अब आप यहां से इसका डिफरेंस करेंगे तो यह आ जा रहा है 20, इसका डिफरेंस 35 और 77 का करेंगे तो हमारा हो जा रहा है 42, और 50 और 62 का करेंगे तो हमारा आ रहा है 12। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, कि जिसका हमारा सबसे कम डिफरेंस आया है वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कि सबसे कम अंतर वाला भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 50/62 हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। अब इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 38 को 83 से हम भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.45। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम भागा देंगे तो 0.70 होगा, 77 से 35 को भागा देंगे तो 0.4545 समथिंग आते जाएगा, इसको भागा देंगे तो 0.80 होगा। अब इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 0.80 है। इस इधर से इस नियम से भी हमारा क्या हो रहा है कि यही सबसे बड़ा हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आएगा तो हम जो पहले आपको बताएं उसी तरह से बनाइए, डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q के वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। फिर कहता है कि 7 वर्ष बाद Q की आयु का 3 गुना उस समय P की आयु के 7 गुना से 41 वर्ष कम है। अब Q की वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेचीदा टाइप से है। तो देखिएगा हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं P का वर्तमान आयु कितना है, P का वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष है, कितना है, x वर्ष है, और Q का वर्तमान आयु हमारा कितना हो जाएगा, y वर्ष को मान लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप से है इसलिए हम लोग x y का मान रहे हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि पहले हमारा
जो P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q के वर्तमान आयु से कितना वर्ष अधिक है, 46 वर्ष। तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर जो होगा ये 4y, देखिएगा कि पहले बोला P की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो P का वर्तमान आयु हम लोग x माने तो इसका 4 गुना है ना, और Q का वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है, तो अधिक है तो हमारा क्या हो जाएगा, 46y से हमारा क्या है, 46 वर्ष अधिक है। तो यह हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 46। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। अब सेकेंड कंडीशन बोलता है कि 7 साल बाद, तब 7 साल बाद बोलेगा तो इसका मतलब P में भी हम 7 साल जोड़ देंगे और Q में भी हम 7 साल जोड़ देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कहता है कि x प्लस 7 है ना, और यहाँ पर माइनस हम कर देंगे, फिर हो जाएगा y प्लस 7, और कितना कम है भाई, 41 कम है। तो कितना गुना है, ये 7 गुना, और ये कितना गुना है, 3 गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 7x और 7 7 49 माइनस 3y और प्लस माइनस में हो जाएगा 7 21 बराबर 41। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7x और ये माइनस 3y हो जाएगा बराबर हमारा 41 होगा। 49 में 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 में से हमारा क्या कर देंगे, 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर में 13 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप एक जगह क्या करके देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये हमारा है पहला 4x माइनस में y बराबर 46, और यहाँ हमारा 7x माइनस में 3y बराबर 13। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे कि पहले हम y को बराबर करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या कीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस, अच्छा 4 तिया 12x हो जाएगा, और यहाँ से 3y और 46 को हम गुना करेंगे 3 से तो 138 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये 7x से रहेगा, ये 3y रहेगा, और ये बराबर में हमारा 13 रहेगा। अब हम ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 और यहाँ से घटा देंगे, ऐड नहीं करना है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। अब आप यहाँ से 138 में 13 को घटाएंगे तो 125 होगा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया है तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा 4 गुने 25 और में 46 को सेपरेट कर देंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100, और माइनस में हम 46 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 54 वर्ष। तो वाई हम किसको माने थे, क्यू, और हमको सवाल में भी क्या पूछ रहा था कि क्यू का वर्तमान आयु क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है ना, कोई कोई क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा लंबा मेथड से बनाना पड़ता है, रेशियो में रहता तो हम इसको आसानी से बना सकते थे। फिर देखिए ये 11 नंबर वाला सवाल हमारा बहुत आसान है। कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,045 है, कितना है 11,045। तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तो पहली संख्या मान लीजिए कि a है, दूसरी संख्या हमारा b है। कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहला 1 है तो दूसरा हमारा 5 गुना है तो 5 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए कि इनडायरेक्टली इसको 5x मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। ठीक, अब कहता है कि दोनों का गुणनखंड कि 5x और x को गुना करेंगे तो हमारा कितना है 11,045 है। तो यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 11,045, तो x स्क्वायर बराबर हमारा निकालेंगे तो 5 इसको भागा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये आप दोनों को ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 45। अब x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2209। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 47, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 47। अब हमको निकालना क्या था कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या का जोड़ दीजिए तो हमारा कितना निकालना होगा 6x का वैल्यू निकालना होगा। तो 6 को हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 282। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए 12 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 552 की धनराशि को 3 व्यक्तियों में बांटा गया। कौन कौन व्यक्ति है? एक व्यक्ति को 19 मिला, दूसरा को 11 मिला यूनिट में, और ये 18 मिला। अब कहता है कि बांटने में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो अब आप सोचिए कि 19, 11 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48, यानी 48 के बराबर हमारा दिया है 552। तो 1 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 552 बटे 48। अब आप इसको काटिएगा तो कितना से कट जाएगा? 11.5 से। अब हमको निकालना क्या है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा हमारा 18, सबसे बड़ा 19 था, और 19 माइनस सबसे छोटा हमारा 11 है। अब इसका अंतर हम करेंगे तो कितना आएगा? इसका अंतर हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 के बराबर आप निकाल दीजिए। तो 8 के बराबर निकलेगा तो 11.5 को हम क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे। तो गुना करने से हमारा कितना हो जाएगा? 92 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 13 नंबर देखिए कि कितनी धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 हो जाएगी। यानी कि कितने ब्याज दर में, है ना, कहता है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 हो जाएगी। तो धनराशि मतलब मूलधन आपको निकालना है। तो हमेशा जानते हैं कि मूलधन हमारा 100% होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि ये आप सबसे पहले 80% निकालिए। तो 80% निकालेंगे तो 5 गुने 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है। अब देखिए 25% हमारा क्या हो गया? 80% मतलब ब्याज निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया, है ना। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा मूलधन हमारा कितना रहता है? 100% होता है। तो 100% तो हमको पता है। तो अमाउंट जो निकलेगा ये 100%, और अभी जो हम निकाले 25% हमारा इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना निकल जाएगा? 125%, है ना। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है 2160, हमारा क्या दिया है? अमाउंट दिया है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है। इसका मतलब 125% का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2160। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 2160 को आप क्या करेंगे कि 125 से डिवाइड कर देंगे। अब आप 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? इसको काट कूट कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू। तो 100% का यानी कि मूलधन निकालना है। तो 2160 बटा में 125 और फिर मल्टीप्लाई में हमारा 100% आ जाएगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा। 5 से इसको काटिए तो कितना आएगा? 5 चौका 20। ठीक है। फिर यहाँ से अब ये 5 दिया 15, और 15 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब 432 और 4 को गुना कर दीजिए। तो 4 से हो जाएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाथ में 1, और 4 चौक 16 और 1 17। तो कितना आ गया? 1728। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सवाल था। देखिए 14 नंबर सवाल हमारा बहुत आसान सवाल कहता है कि किसी संख्या का 60% की वृद्धि करने पर 3630 रुपया प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 60% की वृद्धि करने पर, तो मान लीजिए कि वो मूल संख्या हमारा क्या है? संख्या हमारा मान लेते हैं कि संख्या हमारा 100% है। क्या है? 100% है। तो वृद्धि होने के बाद हमारा कितना हो जाएगा भाई? 60% वृद्धि हो रहा है, तो 60 जोड़ देंगे तो 160% हो जाएगा। 160% का वैल्यू दिया हुआ है 3630 रुपया। अब 1% का वैल्यू हमारा जो निकलेगा 3630 रुपया, और बटा में 160 हो जाएगा। 1010 काट देंगे तो 1% का वैल्यू हमारा आ गया 363 बटा 16। ठीक है। अब आप इसको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% मैंने संख्या निकालना है, तो 363 और बटा में हमारा 16 हो जाएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब 16 से डिवाइड कर दीजिए 363 को, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब जब इसको भागा दीजिएगा, डिवाइड करिएगा, तो हमारा आएगा 22.6875। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2268.75। ये इसका आंसर होगा। कहाँ पर मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 2268.75 इसका सही आंसर होगा। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना भाग शेष रह जाएगा, ये आपको बताना है।
तो देखिए ए सबसे पहले वो कितना दिन में काम करेगा भाई, 12 दिन में। बी हमारा वही काम को वो कितना दिन में करेगा, 21 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 84, यानी टोटल काम हमारा पता चल गया कि 84 काम है। अब 12 की डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, मानी 7 की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 7, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 4। 21 से डिवाइड करेंगे 84 को तो 4 आएगा, यानी ए की क्षमता 7 है और बी की क्षमता हमारा 4 है। अब दोनों मिलकर यदि वो उस काम को करेगा तो दोनों की क्षमता मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 11 की क्षमता हो जाएगी, 11 की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 3 दिन तक का काम कितना होगा, 3 दिन में काम। अब 3 दिन में ये लोग 11 का क्षमता लगा के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 33 काम, 11 33। अब 11 काम हो गया तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम हमारा जो बचेगा वो टोटल काम हमारा 84 है, उसमें 33 काम पूरा हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है भाई, 51। तो कितना काम बचा, अब उसको भाग में, टोटल काम हमारा था एक, टोटल काम था हमारा 84, उसमें हमारा 51 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ भाग कितना होगा, तो इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 से, तो 4 दूना 8, 4 एक 4, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा 3 से इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एक 3, 3 सत्ती 21, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 अठी 24। तो इसका आंसर होगा 17/28। तो 17/28 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न हमारा बहुत आसान है, कहता है कि 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो भाई ऐसे प्रश्न को कुछ इकाई अंक का खाली गुना करते जाइए। 4 को हम 8 से गुना करेंगे तो 4 8 32 होगा, तो इकाई अंक 2 होगा। अब 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 होगा। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48 होगा। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, इकाई अंक हमारा 8 आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 17 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 4200 का गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 0 0, फिर 2 से देंगे तो 2 एक 2, है ना, 0 दे के 2 पचे 10, 0 हो जाएगा। अब फिर 2 से जाएगा 2 पचे 10, है ना, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 5 से जाएगा, 5 एक 5, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक 5। अब देखिए 3 से जा रहा है, 3 सत्ती 21, यानी कि 4200 का जो हमारा फैक्टराइज हो गया वो कितना आया, 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो इसका पावर में 3 लगा दीजिए। फिर हमारा 3 देखेंगे तो 1 बार है, फिर हमारा 5 कितना है, 2 बार है, 7 कितना है, 1 बार। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या करना है कि जितना पावर है उसको 1 बढ़ाते जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 का पावर 3 है तो 3 है तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। 3 का पावर 1 है तो पावर में 1 है तो इसको 1 बढ़ा दीजिए तो 2 हो जाएगा। 5 का पावर 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो 3 हो जाएगा। 1 है तो फिर 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 4 दूना 8 है ना, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 16 48। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। और यहाँ पर देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे ना कि बाय ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या, यहाँ जितना भी ऑप्शन है हमारा 2 अंकों की संख्या है। सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या है और उसके दोनों अंकों के स्थान में आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग हमारा 132 होता है। तो क्या कीजिए कि आप अंकों को पहले पलटिए। जैसे ये मान लो 37 है तो 37 को हम क्या करेंगे कि 7 3 लिख देंगे। अब आप इस दोनों को ऐड करने से क्या हमारा 132 आता है, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10 होगा, है ना। अब यहाँ पर लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पर 0 है,
तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो हमारा फेलियर हो गया। अब बी ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा क्या है, बी ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो हमारे पास 84 है। अब 84 है तो 84 को आप पलट के लिखिए, तो पलट के लिखेंगे तो 4 8 हो जाएगा। अब 8 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, भाई यूनिट डिजिट मिल रहा है, हो सकता है ये आंसर होगा। तो 8 4 12 हो गया और 8 4 12 और 1 13, यानी कि 132 हो रहा है। पहला कंडीशन तो अप्लाई हो जा रहा है। अब कहता है यदि अंकों का अंतर 4 है। अब देखिए ये जो संख्या हमें है ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 8 - 4 हमारा 4 हो रहा है, यानी दूसरा कंडीशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84 इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है उसको डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको बना के दिखाएंगे तो ही वो आंसर आएगा। कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन से भी आपको बनाना पड़ेगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर देना कोई बहादुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं समझे तो भाई आपको बहुत ज्यादा भार लगेगा कि इसको स्टार्टिंग कहाँ से करें। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यही पता नहीं चलता है कि हम क्वेश्चन को स्टार्टर कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। स्टार्ट हो जाएगा तो एंड तो हो ही जाएगा। देखिए 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है। क्या कहता है, 1 2 3 के अनुपात में है और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ मेरा 12 है, तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी। तो देखिए 1 2 3 को हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। तो इसका एचसीएफ हमारा बताओ कि कितना होगा। एचसीएफ किसी का भी सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, तो एक सबको डिवाइड करने, अब ऐसा कोई बहुत बड़ा मैक्सिमम वैल्यू निकालो जो तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हमारा एक से क्या होगा, एक, अब 12 हमारा एचसीएफ दे दिया है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। 1 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 1 ही होगा यूनिट में, रेशियो यूनिट में। अब देखिए एचसीएफ हमारा 12 दिया हुआ है और रेशियो में हमारा एचसीएफ 1 निकल रहा है, तो 1 के बराबर 12 आ गया। अब एक का वैल्यू 12 आ गया तो भाई संख्या हमारा तो निकल ही जाएगा। तो पहला संख्या हमारा 12 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 12 दूना 24 और तीसरा हो जाएगा 12 दूना 24 12 36। तो 12 24 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो कहता है 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 4 मतलब 7 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता होगा। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना है, तीनों को क्या कीजिए कि आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो 7 11 और 13 का हम एलसीएम निकालेंगे तो सब ये प्राइम नंबर है, तो इसका डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 11 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना हो जाएगा, 1001। अब रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा प्राप्त होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर जो हमें प्राप्त होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1001 में जो शेषफल हमारा 4 हर बार बच रहा है उसी को 4 को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इस सेशन में हम 20 क्वेश्चन ही लाए हैं और अब आप देखिए कि 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन अपने से बना सकें, और नहीं बना सके तो यहाँ आपका शॉर्ट ट्रिक में एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप इस मेथड को सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्या होगा कि इसी तरह का पैटर्न से सवाल आने वाला है ग्रुप डी में, ठीक है। और इसी तरह का हम लोग अभी वीडियो लाते ही रहेंगे जब तक हमारा ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद हम, है ना, उसके बाद तक हमारा क्या होगा, ये वीडियो आते रहेगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो, है ना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो क्या होगा कि एक गरीब स्टूडेंट के पास क्या हो, ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।